योगी आदित्यनाथ का प्लान पूरे उत्तर प्रदेश को सनातन धाम बनाने का है और इसकी नींव संभल में पड़ी तो अब यूपी के तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। बताते हैं आपको, क्योंकि यूपी के 40 जिलों में एएसआई सर्वे के दौरान 310 धरोहर मिली हैं। धरोहरों में मंदिर, मठ और इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा सर्वे में 200 से ज्यादा पौराणिक मंदिर भी मिले। पर्यटन विभाग अब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा। साथ ही 100 साल पुराने मंदिरों को संरक्षित किया जाएगा, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि संभल के मुस्लिम मोहल्ले में दफन सनातन के सबूत जब खुद अपने अस्तित्व की गवाही देने लगे तो सीएम योगी ने फटाफट यूपी के करीब 40 जिलों में सर्वे करवाया और मंदिरों को संरक्षित करने का प्लान तैयार कर लिया। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। एएसआई सर्वे में साक्ष्य जुटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो यूं ही थमने वाला नहीं है। यूपी में उन मंदिरों के भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे जो वर्षों से बंद है। अब उनका जीर्णोद्धार होगा और इसके लिए बकायदा सीएम योगी रोड मैप तैयार कर चुके हैं। ऐसे में अब तक यूपी में करीब 200 मंदिरों की खोज हो चुकी है। गुमनाम 500 धार्मिक स्थलों के मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन विभाग इन मंदिरों को दुरुस्त करेगा। पूरे यूपी में खनन और सर्वे जारी रहेगा और सालों से बंद पौराणिक मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लगभग 40 जनपदों में सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरा किया है और बाकी जनपदों में भी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। अब 143 से बढ़कर के हमारे यहाँ 310 स्थलों को हमने संरक्षित स्थल घोषित करने का कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हमने देखा कि 500 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो हम चिन्हित कर लेंगे। मकसद साफ है, जिस मुगल शासन काल में यूपी के गौरव को नष्ट किया गया था, मंदिरों को तोड़ा और कैद किया गया था, उसे सूद समेत वापस लौटाया जाएगा, जिसकी शुरुआत संभल से हो गई है। तो यूपी के संभल में एएसआई की टीम सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लगातार 2 दिनों तक सर्वे और सबूत भी मिले, उसकी जांच से साफ हो जाएगा संभल में और कितने प्राचीन तीर्थ स्थल वर्षों से गुमनाम है और ये मंदिर कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, इसकी सत्यता क्या है, इसके प्रमाण सर्वे के जरिए ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसके लिए एक बार फिर एएसआई की टीम संभल में सबूत जुटाने के लिए पहुंची। मंदिर के अंदर जाकर भी सर्वे किया गया। टीम ने मंदिर में बने गुंबद की तस्वीर ली और दीवारों पर प्राचीन कलाकृति को भी जानने की, समझने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। उन्होंने खूब देखा है, मंदिर का दर्शन किया है। मंदिर में दीवारों पे ऊपर की तरफ भित्ति चित्र है जो खराब हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने देखा। कौन सा मंदिर है ये कल के विष्णु मंदिर। कितनी देर यहाँ टीम मौजूद रही? अभी 10-15 मिनट। कल के मंदिर के बाद एएसआई टीम का अगला पड़ाव कृष्णकूप रहा, जहां बारीकियों से तथ्यों को जुटाने की कोशिश की। मंदिर और कूप का सर्वे इसलिए कराया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्राचीन धरोहर कितना पुराना है। देख सकते हैं 4 सदस्यीय एएसआई की टीम यहाँ पर जो कृष्णकूप है उस कृष्णकूप पर पहुंची है निरीक्षण के लिए। कल एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। लगभग 19 कूप और 5 तीर्थ का निरीक्षण किया गया, जिसमें से प्राचीन शंभेश्वर महादेव मंदिर है, जिस मंदिर का कपाट खुला था और उसके बाद आज यहाँ पर टीम पहुंची है। टीम पता लगा रही है आखिर संभल में मंदिर और कूपों का सच क्या है, मंदिर कितना पुराना है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो संभल में योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पहले पत्थरबाजों पर इलाज और अब अतिक्रमणबाजों पर कार्रवाई हो रही है। संदेश साफ है, संभल में योगी अब बख्शेंगे नहीं। कम से कम तस्वीरें तो योगी के इसी संदेश की गवाही दे रही हैं, वरना भला एक नाली पर पड़े पत्थर को तोड़ने के लिए इतने लाव लश्कर की जरूरत ही क्या थी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक घर के आगे नाली, नाली के पार सड़क। अब घर के मालिक के नाली पार करने के लिए घर से नाली तक रैंप बनवाकर वो गुनाह कर डाला कि योगी के बुलडोजर गरजने लगे। क्या संभल में एक्शन के नाम पर फोटो सेशन चल रहा है? क्या संभल में बुलडोजर वार के बहाने चुनिंदा लोग निशाने पर हैं? क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ के लिए आज ये बुलडोजर आया, ऐसा अतिक्रमण तो विधानसभा के आसपास से लेकर यूपी के हर गांव गली तक देखने को मिल जाएगा। जिस भारी भरकम अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर अफसर पहुंचे थे, वो संभल के सराय तारीन इलाके का मामला है। यहाँ एक शख्स ने घर के आगे नाली के ऊपर सड़क तक पहुंचने के लिए रैंप बना रखी थी।
खैर, अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है और अतिक्रमण पर एक्शन की जो मिसाल योगी मॉडल ने पेश की है वो बेशक काबिले तारीफ है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या बुलडोजर वार के बहाने संभल में एक्शन कम फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो बुलडोजर लेकर घूमने वाले अफसरों पर ही सवाल खड़े कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ आज पूरे यूपी में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यानी अंबेडकर पर छिड़ी लड़ाई संसद से होते हुए अब सड़क पर आ चुकी है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। जिला मुख्यालय के सामने समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बरेली में तो सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। ये धक्का मुक्की संसद में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की से भी ज्यादा थी। सपा कार्यकर्ता पुलिस से बचने के लिए सड़क पर ही लेटकर नारेबाजी करने लगे। संत कबीर नगर में भी पुलिस और सपाइयों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान भगदड़ जैसा माहौल बन गया और तमाम गाड़ियां पलट गई। कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर सपाई अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। शाहजहांपुर जिले में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और हाथ में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन किया। उधर राजस्थान के जयपुर में यूथ कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में खूब टकराव हुआ। यानी अंबेडकर के अपमान पर शाह के खिलाफ कांग्रेस और सपा दोनों सड़कों पर हैं और राहुल पर एफआईआर के बाद ये टकराव और तेज हो गया है। और भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता में बांग्लादेश पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है और जो आंकड़े आए हैं वो किसी भी सनातनी को सन्न करने के लिए काफी है। क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ की गलियों में हिंदुओं का कत्लेआम अब आम हो चुका है। चुन चुन कर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, घरों और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और जिहाद समर्थित यूनुस सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं के लिए चिंता जाहिर की। भारत को उम्मीद है कि ढाका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा, क्योंकि अब तक हिंदुओं के खिलाफ जितने भी हमले हुए वो किसी से नहीं छुपे हैं। 2024 में 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हिंसा की घटनाएं हुई। 2023 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 302 हिंसा की घटनाएं हुई तो 2022 में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के खिलाफ 47 हिंसा की घटनाएं हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए हैं। जब से यूनुस की सरकार आई तब से सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर भारत के साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की। जब से परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के, तब से ये काम हो रहे हैं और काम जो हो रहे हैं वो बहुत घृणित काम हो रहे हैं। मूर्तियाँ तोड़ेंगी हिंदू के और उसके बाद में हिंदुओं के मारेंगी, यही सब घटना हो रही है। कहा जा रहा सरकार से कोई वैसे यहाँ के भेजे तो थे, बातचीत तो कुछ चल रही है, लेकिन बातचीत से हल नहीं होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर साधु संतों ने चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से अब एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। भारत में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसके तार अलकायदा से जुड़े हैं। असम एसटीएफ की गिरफ्त में बांग्लादेशी समेत 8 आतंकी हिंदुस्तान में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फराक में थे। बांग्ला भाषा में ये आतंकी धार्मिक शिक्षा के जरिए स्लीपर सेल बना रहा थे, जिसमें हिंदू संगठनों के नेताओं के खिलाफ साजिश का प्लान था, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दहशत के जो सबूत मिले हैं, उसमें ऐसी जहरीली किताब है जो भारतीय युवाओं को उकसाने की कोशिश के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी। साथ ही इनके पास से कुछ पेन ड्राइव और दस्तावेज भी मिले हैं। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents, which we are analyzing, and more importantly, we arrested a Bangladesh national. जहरीली किताबों के अलावा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और जमीयत उलेमा ए हिंद के आईडी कार्ड भी मिले हैं। ये सारे दस्तावेज बांग्लादेशी आतंकियों से मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आतंकी चरमपंथी विचारधाराओं का प्रचार करते थे। इसके अलावा जिहादियों की भर्ती के लिए ये असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल एक्टिव करते थे, जिनका मकसद हिंदुस्तान में नफरत फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना था।
यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ी जंग अब और घातक हो चुकी है। साइबर यूक्रेन ने रूस पर विनाशकारी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कजान की 6 इमारतें जलने लगी और 9/11 हमले की याद दिलाती। क्योंकि रूस पर ड्रोन हमले की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। पहले ऊंची इमारत को टारगेट किया और फिर ट्रिगर दबाते ही ड्रोन मिसाइल सीधे बिल्डिंग से जा टकराई और जोरदार धमाकों के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यूक्रेनी सेना ने कजान की 6 इमारतों पर ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले की दूसरी तस्वीर तो इससे भी विनाशकारी है। रूस में लगातार हो रहे हमलों की वजह से लोग अंडरग्राउंड शेल्टरों में जा छुपे। कजान शहर में ऊंची ऊंची इमारतों को खाली कर दिया गया क्योंकि यूक्रेनी सेना बिल्डिंगों को निशाना बना रही है। हमले के बाद रूस के तातरस्तान रीजन में भी सामूहिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। यूक्रेन के हमले को रूस हल्के में नहीं ले रहा है। उसके आगे भी ऐसे हमलों का डर है। हालांकि रूस हमेशा से कहता रहा कि वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। दरअसल जब से यूक्रेन को अमेरिका ने नए हथियार दिए हैं, तब से ज़ेलेंस्की के तेवर रूस के खिलाफ और आक्रामक हो चुके हैं। नए तरीकों से युद्ध छेड़ दिया गया है, जिसमें अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा अब तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर गंभीर आरोप लगाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखे। अकबरुद्दीन के सवाल पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी जवाब दिया और उन्होंने सदन को बताया कि बिना परमिशन के एक्टर ने वहां पर रोड शो किया था। बिना परमिशन आने के बाद एक्सप्लोर से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर देके पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैम्पेंट, मतलब इतना ये हो गए। पुलिस वाले बाद में हमारे ऑफिसर्स मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, वो ऐसा माहौल बन गया। दरअसल हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गुनाह धारदार हथियार से हमला और सजा मंदिर में बंद। देखिए ये सील कर दिया गया है, ये पूरा नजर आएगा आपको। ये बाकायदा यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के बाद इसको सील किया गया है, डेट पड़ी हुई है। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा और उसका जो पार्टनर है चेतन गौर, उसकी कई और भी बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों से साठगांठ है। सौरभ और चेतन के ठिकानों से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हो चुकी है। कल भी आईटी की टीम ने मंडोरा के जंगल से चेतन गौर की कार जब्त की थी, जिसमें 52 किलो सोना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है। आईटी की टीम को कोई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है। बात आस्था के महाकुंभ की, जो इस बार बेहद खास रहने वाला है। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र अक्षय वट के दर्शन कॉरिडोर के जरिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिसके बाद से अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। महाकुंभ से पहले ही यहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन संगम स्नान के पूर्ण लाभ तभी मिलते हैं जब स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन करें। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी तक आम श्रद्धालुओं को किले के अंदर स्थित अक्षय वट के दर्शन की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से अब अक्षय वट कॉरिडोर तैयार है। इसलिए अब तीर्थराज प्रयाग आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से अक्षय वट के दर्शन होंगे। संगम तट पर स्थित अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। पुराणों के अनुसार अक्षय वट के दर्शन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन करने पर ही पूर्ण लाभ मिलता है।
भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ वन जाते समय 3 रात अक्षयवट के नीचे गुजारी थी। धर्म ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र है कि जब प्रलय आएगी और धरती जलमग्न होगी तब अक्षयवट हरा भरा ही रहेगा। महाकुंभ से पहले अक्षयवट के खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी है और श्रद्धालु इसे महाकुंभ में सबसे बड़ी सौगात मान रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड नोटिस भेज सकता है। ये नोटिस रांची के हरमू रोड स्थित उनके पुराने घर के मामले में भेजा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को हरमू रोड पर एक प्लॉट आवंटित किया था, जहां उन्होंने अपना सपनों का आशियाना बनाया था। लेकिन अब इस आवास को पैथ लैब के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है। इस मामले को लेकर राज्य हाउसिंग बोर्ड गंभीर है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी का आवास है। शौर्या H10A के नाम से ये आवास जाना जाता था और जब धोनी रांची आते थे, जब यहाँ रहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन न्यूबर्ग पैथ लैब जो है वो यहाँ पर खुलने जा रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने जा रहा है और जो पावर्ड बाय MS धोनी यहाँ पर लिखा है, तो साफ तौर पर अब जो है वो धोनी का ये घर पूरी तरीके से कमर्शियल हो रहा है। माही के हरमू स्थित आवास में न्यूबर्ग सुप्राटेक पैथोलॉजी सेंटर लैब खोलने की तैयारी की सूचना पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जांच बैठा दी है और धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी है। ऐसे में माही की मुश्किलें बढ़ सकती है। जाहिर खान जैसे तेवर, जबरदस्त एक्शन और तूफानी बॉलिंग, गांव की गुड़िया का टैलेंट देख करके क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्योंकि राजस्थान की सुशीला मीना की बॉलिंग के तेवर ही कुछ ऐसे हैं। राजस्थान के एक गांव की उभरती हुई बाएं हाथ की तेज गेंदबाज सुशीला मीना इंटरनेट पर छाई हुई है। एक वायरल वीडियो में सुशीला को नंगे पैर गेंदबाजी का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है, जो उनके जुनून को दिखाता है। सचिन तेंदुलकर ने वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सहज सरल बॉलिंग एक्शन को देखकर जहीर खान की याद आ गई। गेंद रिलीज करने से पहले सुशीला मीना जिस अंदाज में जंप कर रही है, वो महान तेज गेंदबाज जहीर खान से काफी हद तक मिलता जुलता है। सचिन ने अपने पोस्ट में जहीर खान को टैग किया था, जिसके बाद सुशीला मीना पूरे देश में छा गईं। वहीं सचिन के ट्वीट का जवाब देते हुए जहीर खान ने लिखा, आप बिल्कुल सही हैं। इस बच्ची का एक्शन बहुत सहज और प्रभावशाली है। वह अभी से काफी प्रतिभाशाली लग रही है। यानी एक छोटी सी बच्ची के टैलेंट से क्रिकेट जगत के दिग्गज भी इम्प्रेस हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है क्लास 5वीं में पढ़ने वाली ये बच्ची स्कूल ड्रेस में जैसे गेंदबाजी कर रही है। वो ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वंदे भारत देश की शान और रेलवे की नई पहचान बन चुकी ये ट्रेन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन सुर्खियों की वजह है एक TTE की संदिग्ध मौत। दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की ये हैरान करने वाली घटना है। चलती ट्रेन में एक TTE की लाश की खबर जैसे ही रेलवे पुलिस को मिली, हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग मौत के अलग अलग कारणों की कयासबाजी करने लगे, लेकिन पुलिस को पहली नजर में यह मौत का एक बेहद संदिग्ध मामला लगा। इस ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात TTE राजेंद्र कुमार निर्मलकर दुर्ग से ठीक ठाक चढ़े थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? क्या मौत के पीछे कोई साजिश है या मौत की मिस्ट्री कुछ और? क्योंकि वंदे भारत सुविधाओं से लेकर के सुरक्षा के लिहाज तक हर मायने में दूसरी ट्रेनों से बेहतर है। अब सवाल ये है कि ट्रेन के अंदर TTE की मौत की वजह क्या हो सकती है। इसका जवाब जानने के लिए TTE राजेंद्र का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस ड्यूटी पर तैनात TTE की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि वंदे भारत में एक TTE की मौत आखिर क्यों और कैसे हुई। कश्मीर और लद्दाख में हर दिन पारा नीचे लुढ़क रहा है। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंड रात दर्ज की गई, जब तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि जोजिला में -24 डिग्री का टॉर्चर है। श्रीनगर में कल इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात रही। सर्दी इतनी भीषण है कि झीलों नहरों का पानी जम रहा है। श्रीनगर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया है। शीतलहर के साथ बर्फबारी ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। आज से चिल्लई कला का दौर शुरू हो रहा है, जिससे अगले 40 दिन जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। श्रीनगर में आज सुबह भी तापमान -8.5 डिग्री था। आलम यह है कि हर चीज बर्फ बन रही है। बर्फ जो है पूरी तरह से जम चुकी है और इसको हम इस पर अगर फेंके तो ये बिल्कुल तैरती हुई जाएगी। ये बर्फ की परत है जो डल झील के ऊपर जमी हुई है। डल के साथ साथ जितने भी
वाटर बॉडीज़ हैं, नदी नाले हैं, उनके किनारे जमे हैं और सुबह सुबह नल जमे हुए मिल रहे हैं लोगों को। काफ़ी कठोर ठंड जो है कश्मीर घाटी में पड़ रही है। पूरा कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तापमान माइनस में है। श्रीनगर में -6.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -8.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -6.0 डिग्री सेल्सियस, सोनमर्ग में -9.0 डिग्री सेल्सियस, जोजिला में तो -24.0 डिग्री सेल्सियस की खून जमाने वाली ठंड है, जबकि लेह में -11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी का तापमान और घटेगा और ठंड से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ेंगी। इश्क की खातिर दुनिया को आग लगा देने वाले कई फिल्मी डायलॉग्स आपने भी सुने होंगे, लेकिन दमोह में एक शख्स ने इसे अंजाम भी दे दिया। 50 की उम्र में तीसरी शादी का जब बेटे बहू ने विरोध किया तो शख्स ने अपने ही घर में आग लगा दी। आग की भेंट चढ़ा ये घर उसी इश्किया सनत का अंजाम है जिसे 50 साल की उम्र में विश्राम प्रजापति ने अंजाम दिया। जमुनिया गांव के विश्राम प्रजापति ने 50 की उम्र में तीसरा ब्याह कर दिया तो घर वालों ने इसका विरोध किया। बस इस बात पर विश्राम का पारा हाई हो गया। पहले तो उसने अपने बेटे बहू से मारपीट की और फिर पूरे घर को आग लगा दी। पापा तीसरी बीवी को लेके आए थे, दूसरी बीवी भाग गई। ब्याह था कि हम लोग कहलाए तो लेके आए थे, तो हम लोग हमारी बीवी खाना बना रही थी तो आए सीधे। हम लोगों ने कहा तुम उस पुराने वाले घर में रहो, तो उनको मना किया, हमको मारा और हमारी बीवी को मारा दोनों ने। और मना करने पे हम लोग दूर हो गए, मारा जो मारने के बाद तो हम लोग दूर हो गए तो घर में आग लगा के दोनों भाग गए हैं। ये वाकया आपको हैरान कर सकता है, लेकिन तीसरी बीवी के सामने बेटे बहू के इनकार से विश्राम प्रजापति काबू से बाहर हो गया और अपने ही बेटे के आशियाने को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित बेटे ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर के अंदर का कोई सामान नहीं बच पाया। ये सूचना आई कि पिता ने जो है वो पुत्र के घर में आग लगा दी है, तो मौके पर पुलिस की टीम गई जिसने आगजनी कायम की है और फायर ब्रिगेड को भी रवाना किया गया था। तो अभी फिलहाल उसमें काबू पा लिया गया। आरोपी पिता घर में रखे नकदी और ज्वेलरी लेकर अपनी तीसरी बीवी के साथ फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने रोडवेज बस को रोक करके हंगामा कर दिया। दरअसल बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि नशे की हालत में बस का जो ड्राइवर है उनकी गाड़ी को टक्कर मार के भाग रहा था, जिससे उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय बीजेपी नेता गाड़ी में मौजूद नहीं थे। बाद में वहां पहुंचे और बीच सड़क पर बस को रोककर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस दौरान बस का ड्राइवर टक्कर होने की बात से साफ इनकार करता रहा। आप सवारियों से पूछो। ये बस गढ़मुक्तेश्वर से अलीगढ़ आ रही थी। बस में सवार यात्रियों से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने भी टक्कर होने की बात से साफ इनकार किया। वहाँ से यहाँ तक कहीं टक्कर नहीं हुई है। कहीं नहीं हुई? नहीं तो फिर कैसे कह रहे हैं टक्कर? पता नहीं भैया, जिन्होंने कैसे आगे आके गाड़ी लगा दी इन्होंने। बीच सड़क पर बीजेपी के स्थानीय नेता काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान बस रुकी रही, जिसमें बैठे यात्री परेशान होते रहे। आप सवारियों से पूछो। उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने खूब तांडव मचाया। ट्रेन के अंदर से दरवाजा बंद होने पर खिड़कियां तोड़ दी गई, पत्थर बरसाए गए। बावजूद इतना कुछ होने के ट्रेन के दरवाजे नहीं खुले, जिसकी वजह से स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अंदर बैठे यात्री तमाशा देख रहे थे और बाहर खड़ी भीड़ दरवाजा खोलने के लिए गुजारिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। जब ट्रेन का दरवाजा नहीं खुला तो ये भीड़ आक्रामक हो गई और फिर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और खिड़कियां तोड़ दी। इसके बाद नाराज यात्रियों ने बोगी के सभी दरवाजों को तोड़ना शुरू कर दिया और काफी देर तक ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाराज यात्री पत्थर लेकर खिड़की तोड़ रहे हैं।